चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाइल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट करा था। अब अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें, मतलब जो जिस पैटर्न में उसके अंदर कंटेंट गिवन है, तो उसके बाद फिर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ के बारे में हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात करी है कि कैसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज कर रहे होते हैं। राइट, यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके अंदर हमने फिर पीएच पेपर का भी एक कॉन्सेप्ट देखा था, पीएच स्केल का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था कि 7 से अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं, मतलब टूवर्ड 0 जा रहे हैं, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही होती है, एसिडिक करेक्टरिस्टिक बढ़ती है, बेसिक करेक्टरिस्टिक कम हो जाती है। 7 से राइट में जा रहे होते हैं टूवर्ड्स 14, तो उसके इसके अंदर दूसरा काम हो रहा होता है। राइट, आ रही है बात समझ में? ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, आए भी सबको याद है बेटा ये वाली बात? पक्का याद है सबको ये वाली बातें? ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब देखो, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ की बात करें, तो इसके अंदर हमारे को सारी चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको अभी बता भी दूंगा वीडियो में, तो आप प्लीज उनकी एक बार एनसीईआरटी से भी रीडिंग करेंगे। और बाकी सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो पर्टिकुलर टॉपिक्स मैं बताऊं, आप एक बार उनको एनसीईआरटी से जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए सर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में सबसे पहला जो सब हेड है वो है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। मतलब क्या जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, यानी कि जो हम लिविंग बींग्स हैं, क्या हमारी बॉडी के अंदर भी कोई पीएच रेंज होती है? तो ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है सर। हमारी बॉडी एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम कर रही होती है, दैट इज 7 to 7.8। 7 to 7.8, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो अगर इस पीएच रेंज के ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो हम ऊपर हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना सर, हम ऊपर हो जाएंगे। ऐसे ही सर जो रेन वाटर होता है, अगर रेन वाटर का जो पीएच है, इफ इट इज लेस देन 5.6, अगर वो 5.6 से कम होगा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो एसिडिक रेन। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? वो एसिडिक रेन। अब ये एसिडिक रेन बनती कैसे है? अब मैं अगर बात बताऊं आपको कि ये एसिडिक रेन बनती कैसे, देखो होता क्या है, जब भी बारिश होती है तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, NO, NO2, N2O5, बहुत सारे होते हैं। अब हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो बेटा, चाहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, ये सब कैसे हैं बेटा? ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है। कैसे हैं बेटा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब उनके अंदर पानी डिजोल्व हो जाएगा, रेन वाटर के साथ वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, वो होती भी ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो ओवरऑल जो एसिड, जो रेन वाटर है उसके अंदर एसिडिक कंटेंट आ गया, उसका जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब वही जो वाटर, एसिड वाटर जो है, एसिड रेन है, हमारी सॉइल पे आएगा, तो सॉइल का पीएच भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्लांट्स हम अगर उसमें ग्रो करेंगे तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे। अगर वही वाटर हमारी रिवर बॉडीज के अंदर जा रहा है, जैसे कि रिवर बॉडीज के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी फ्रेश वाटर फिश वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनका सर्वाइवल भी थ्रेटन हो सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनको यही कहा जाता है कि अगर आप कोई भी गैस रिलीज कर रहे हो, तो आप उसको ऐसी रॉ फॉर्म में मत करो, मतलब ठीक है आपने अपना काम करा और आप सीधा गैस बाहर रिलीज कर रहे हो, नहीं, आप उसको जितना फिल्टर कर सकते हो आप उसको उतना फिल्टर करो। आ रही है बात समझ में? तो देखो मैंने क्या बताया कि एसिडिक रेन की वजह से हमारी सॉइल का पीएच भी नीचे चला जाएगा, मतलब पीएच थोड़ा कम हो जाएगा, और सॉइल का पीएच इज ऑल्सो नॉट गुड। तो फिर जो भी हमारा जो फार्मर है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, सॉइल को पहले किसी ना किसी बेस के साथ मिक्स करना पड़ेगा। भाई एसिडिक हो चुकी है ना सॉइल, तो सॉइल को किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जाके वो नॉर्मल हो पाएगा। अरे बात समझे? तो जाके वो नॉर्मल हो पाएगा, फिर वो फार्मिंग कर पाएंगे। ओके। अब देखिए, जो एनसीईआरटी का अंदर जो इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट हेडिंग है, वो है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब कि बैकयार्ड बेटा, बड़े बड़े घरों में लॉन्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे पीछे थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी उगाली जाती है। तो अगर उस सॉइल के अंदर अगर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है, तो हमें भी एक परफेक्ट पीएच रेंज को मेंटेन करना होता है। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग तो नॉर्मल दिल्ली में रहते हैं, अर्बन सिटीज में रहते हैं, ज्यादा बड़े घर नहीं होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता है। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी सॉइल का जो पीएच रेंज है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो उसी रेंज में हो जिसके अंदर इजीली फार्मिंग हो सके, हेल्दी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करे जा सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सॉइल टेस्ट कराते हैं, और सॉइल टेस्ट से सॉइल का पीएच पता चल जाता है। सॉइल टेस्ट कैसे करते हैं, सॉइल का सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसके अंदर कोई इंडिकेटर डालते हैं, उससे पता चल जाता है, ठीक है। और उससे फिर वो अपनी सॉइल को, अगर मान लीजिए उनकी सॉइल एसिडिक है, तो वो किसी अल्कलाइन मटेरियल से उसे ट्रीट करते होंगे, या फिर ज्यादा अगर अल्कलाइन हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करे जाते हैं, तो जो सॉइल होती है वो बेसिक हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, तो फिर उसको दोबारा से न्यूट्रलाइज करना
जरूरी होता है। आ गई बात समझ में? यानी कि फार्मिंग के अंदर भी सॉइल का पीएच अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई आपको याद होगा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने पढ़ा है कि जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? स्टमक की इनर वॉल्स में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। और वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर रहे होते हैं, इट इज हाईली एसिडिक, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई वो। आप देखो ऊपर पीएच स्केल में गैस्ट्रिक जूसेस का अगर आप पीएच देखते हो तो इट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो वैल्यू, मतलब वो हाईली एसिडिक वाले पार्ट में होता है, लेफ्ट कॉर्नर में होता है 1.22, इतना ज्यादा एसिडिक होता है वो, इतनी ज्यादा पीएच वैल्यू होती है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत आसान है, क्योंकि एचसीएल के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो वो बैक्टीरिया को किल करता है जो भी हम अपने खाने में लेके जाते हैं अपने साथ साथ। बहुत सारा फास्ट फूड हम खा रहे होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो जितने भी ईटरी शॉप्स होते हैं, यहाँ पर ज्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं करा जाता है, बट स्टिल अपनी जीभ के स्वाद के लिए हम मजे ले ही रहे होते हैं। लेकिन हर बार हम बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो हमारी बॉडी का इतना, हमारे स्टमक के अंदर जो इतना लो पीएच क्रिएट हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें वो बैक्टीरिया यूजुअली सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी कैसे होंगे? पीएच सेंसिटिव होंगे। कैसे होंगे? पीएच सेंसिटिव। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? हाँ। और बाकी और भी आपको रीजन याद होंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेप्सिन, जो एक एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा होता है। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ के जाना है एनसीईआरटी से, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है बेटा, हम इंडियंस हैं नॉर्मली, हमें मतलब बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे मुझे आज तक ऐसे मिले हैं जो 2 बार ब्रश करते हो। ठीक है, क्योंकि हमें बचपन से इतना ज्यादा नहीं सिखाया जाता 2 बार ब्रश करना। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ओरल हाइजीन को। ओरल हाइजीन मतलब मुंह के अंदर की जो चीजें है इनके लिए। तो हम इंडियंस क्या करते हैं, सुबह एक बार ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ही करेंगे। ठीक है ना? वो भी अगर मम्मी ने देखा तो, अदरवाइज तो वो भी चलता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, क्योंकि ये जो लेजीनेस है आपका, जो ये जो केयरलेस एटीट्यूड है, ये आपको बाद में पेन भी देगा और पैसे भी खर्च करवाएगा। डेंटिस्ट पे जाना ही इसलिए पड़ता है। ठीक है? तो अब होता क्या है बेटा कि हम जैसे खाना खा रहे हैं, अब जब हम खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसका फिजिकल ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं, मैस्टिकेशन जिसे हम बोलते हैं। इसमें कौन हेल्प करता है? याद है? टीथ। कौन हेल्प कर रहा है? टीथ। ठीक है ना? तो जो टीथ है वो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प कर रहे होते हैं, खाना छोटा छोटा हो जाता है, हम उसे स्वलो कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, सारे फूड पार्टिकल स्वलो नहीं हो पाते, कुछ माइन्यूट फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में भी रह जाते हैं, हमारे गम्स के बीच में रह जाते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं। अरे बात समझ में? अब होता क्या है, हमारे माउथ के अंदर कुछ ऑलरेडी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। अब हुआ क्या, अब हमने पूरा दिन तो खाना खाया, खूब बढ़िया चरते रहे चरते रहे चरते रहे, ठीक है ना? शाम को किसी का बर्थडे था, फ्री का खाना था, खूब देर खा लिया। अब हुआ क्या, खाने मुंह में बहुत सारा छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। हर फूड पार्टिकल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। अब हुआ क्या, हमारे मुंह के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आप उन्हें नहीं मार सकते। ठीक है, आप उन्हें 100% कभी क्लीन नहीं कर सकते। अब उनको क्या मिल गया, वो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, उनको वो शुगर मिल गई। अब वो क्या करेंगे, उसे डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। उस कार्बोहाइड्रेट को, हमारे फूड के कार्बोहाइड्रेट को क्या करना स्टार्ट करेंगे? डिग्रेड। और डिग्रेड करके उस खाने को सड़ाकर वो एसिड रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। क्या रिलीज करना स्टार्ट करते हैं? एसिड। और जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे गया, वैसे ही बेटा जो हमारे टूथ का ये जो बाहर वाला जो हिस्सा दिखता है ना, ये व्हाइट व्हाइट जो होता है, इसे बोलते हैं इनामल। बेटा वैसे तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, जो अपने आप में बहुत मजबूत चीज है, हमारी हड्डी से ज्यादा मजबूत होते हैं हमारे दांत। लेकिन जैसे ही पीएच 5.5 से ज्यादा नीचे आता है, फॉल करता है, बहुत ज्यादा एसिडिक बन जाता है, एसिडिक एनवायरमेंट हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो हमारा दांत होता है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लग रहा होता, असलियत में कोई कीड़ा नहीं होता, दांत का कीड़ा ये वो कुछ नहीं होता है। वहां पे वो कैविटी होनी स्टार्ट हो जाती है, गड्ढा होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे 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 वो चीज हमारी नीचे जो गम्स के अंदर जो नर्व्स होती हैं वहां तक पहुंच जाता है। फिर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमें दर्द हो रहा होता है, क्योंकि डायरेक्टली चाहे हम पानी पी रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, वो सब कुछ उस कैविटी के थ्रू नीचे जा रहा होता है, तो वो पेनफुल हो जाता है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए जो हम इंडियंस, मैं भी इंडियन, हम जो इंडियंस, अगर हम ब्रश दिन में 2 बार नहीं कर रहे हैं, 3 बार नहीं कर रहे हैं, जस्ट मेक वन हैबिट कि आप जब भी खाना खाते हो, चाहे आप स्कूल में खाना खा रहे हो, चाहे आप घर पे डिनर लंच कर रहे हो, या आप बाहर पार्टी से आकर घर पर आए हो, आप बिना कुल्ला करे, कुल्ला करने का मतलब समझते हो बेटा? ठीक है ना? बिना कुल्ला करे मत सो। और जब आप कुल्ला करते हो तो यूज योर दिस फिंगर। ठीक है, कुल्ला करने के बाद अपनी इस फिंगर से अपने टीथ को भी रब करो, अपने गम्स को भी रब करो। गम्स को रब करने से क्या होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, तो रात वो दांत मजबूत रहते हैं हमारे, और अच्छे से गार्गल करके सोते हो। ठीक है ना? अगर मुंह से कुल्ला करके सोते हो तो जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? अब इससे एक चीज और सीखो
कि रात को कभी भी सोने से पहले बहुत सारे इंडियंस हम लोग दूध पी के सोते हैं। अब दूध के अंदर एक ऑलरेडी एक एसिड होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टोज एक शुगर होती है, ठीक है, दूध के अंदर होती है लैक्टोज, दूध के अंदर एक शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है लैक्टोज। अब होगा क्या, हम दूध पी के सोते हैं और दूध के ऊपर हमारी मम्मी जी पानी नहीं पीने देंगी, क्योंकि कहेंगी दूध गर्म है पानी पी, बताओ अब क्या करें, ये तो मम्मी का समझ में ही नहीं आता। तो दूध पीते नहीं सोना है ना, क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे, फिर मम्मी दोबारा कहेंगी चॉकलेट खाई होगी, उनसे पूछो दिलाई थी, ठीक है ना सर, पूछ मत लेना बहुत पेटोगे। हाँ, आ रही है बात समझ में? हाँ, तो होगा क्या बेटा, इसलिए दूध पीने के कम से कम 10 से 15 मिनट रुको। गर्म दूध के ऊपर अगर आप कुल्ला करने जाओगे तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, ठंडा गर्म हो जाएगा, है ना। जब मुंह का नॉर्मल हो जाए तब जाके गार्गल करो, मतलब मुंह को क्लीन करो, उसको क्या कहते हैं, गार्गल नहीं कहते, मैं उसका वर्ड भूल रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है, और फिर जाके सो। ये कुछ हाइजीनिक हैबिट्स होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए और हमें जरूर आनी चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर, बस ये नहीं है कि मिले जा रहा है तो खाए जा रहे हो, ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर ये भी बता रखा है सर कि ये जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो कुछ एनिमल्स अपने सेल्फ डिफेंस में भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है कि जो बी स्टिंग, यानी कि जब मधुमक्खी काट देती है तो उसमें बहुत सारा पेन या इरिटेशन हो रहा होता है, तो उसमें हम एक माइल्ड बेस होता है बेकिंग सोडा नाम का, हम उस बेस को यूज कर सकते हैं। ओके, एक माइल्ड बेस होता है बेकिंग सोडा नाम का, हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिड आ गया है, हम बेस से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब याद रखिएगा बेटा, अब यहाँ पर जैसे नेटल लीव्स के बारे में बता रखा है, नेटल लीव्स ये एक हर्बेशियस प्लांट होता है जो यूजुअली वाइल्ड एरियाज के अंदर मिलता है। अगर आप कभी ट्रैकिंग वगैरह करने जाओ, मकलोडगंज है या फिर और भी जगह हैं जहाँ पे इंडिया में ट्रैकिंग होती है, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा नेटल लीव वाला प्लांट, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट होता है, ज्यादा हाइट नहीं होती इसकी। अगर गलती से भी आपका हाथ लग गया है, झाड़ियों में हाथ लग गया है, तुम कुछ ढूंढ रहे हो और लग गया आपका हाथ, तो वहीं पे सूजन आ जाएगी, लाल हो जाएगा थोड़ा सा, और बहुत ज्यादा खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा जलन होनी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी क्या होता है बेटा, एक तरीके का एसिड होता है, और वो एसिड कौन सा होता है, मिथेनॉइक एसिड। कौन सा होता है? मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। मिथेनॉइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मिथेनॉइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH, याद रखिएगा, ये मिथेनॉइक एसिड है। और इसी मिथेनॉइक एसिड का एक कॉमन नेम भी फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैं किसके बारे में बता रखा हूँ, नेटल लीव्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, कि नेटल लीव्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सर हमारी नेचर है बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री वे से काम कर रही होती है, जहां जहां भी नेटल लीव्स होती हैं वहां पर अधिकतर डॉग प्लांट्स होते ही हैं। तो जो डॉग प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर है, तो अगर आप उसको रब कर लोगे तो उससे जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब एक टेबल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, टेबल 2.3, टेबल इंपॉर्टेंट है ये सारी, मैं आपको स्पेसिफिकली वीडियो में इसलिए नाम बता रहा हूँ जिससे आप देख सको। आ रही है बात समझ में? टेबल 2.3, टेबल 2.3, ओके। तो टेबल 2.3 के अंदर विनेगर के अंदर मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, टैमरिंड यानी कि इमली उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर बहुत महंगा हो रहा है आजकल, ऑक्सैलिक एसिड होता है उसके अंदर, सोर मिल्क किसको कहते हैं? दही को, कर्ड, योगर्ट नहीं, योगर्ट इज डिफरेंट एक्चुअली, कर्ड इज डिफरेंट, योगर्ट इज डिफरेंट, ठीक है। सोर मिल्क भी कह रहे हैं उसे, उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, लेमन यानी कि नींबू उसके अंदर सिट्रिक एसिड है, एंड स्टिंग जो चींटी काटती है उसके अंदर मिथेनॉइक एसिड है, और नेटल स्टिंग के अंदर भी क्या है बेटा? मिथेनॉइक एसिड। क्या है? मिथेनॉइक एसिड, ठीक है जी। अब यहाँ पर एसिड्स और बेसिस वाला पार्ट तो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब एक बहुत छोटा सा पार्ट हमारा बचा है, दैट इज अबाउट सॉल्ट्स, दैट इज अबाउट सॉल्ट्स। लेट्स बिगिन एवरीवन। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट, भाई सॉल्ट्स की ना कुछ फैमिलीज होती हैं और वो डिपेंड करती हैं कि वो कौन से एसिड या कौन से बेस से बनते हुए आ रहा है। जैसे मैं एक बात बोलूं आपको, जैसे क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं? क्लोराइड सॉल्ट्स। या फिर मैं बोलूं आपको क्लोराइड सॉल्ट के अलावा सल्फेट सॉल्ट्स मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, सल्फेट सॉल्ट्स। या फिर हम बात कर सकते हैं क्लोराइड सॉल्ट बोला मैंने, सल्फाइड सॉल्ट बोला, या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रेट सॉल्ट बोल सकते हैं सर, ठीक है, नाइट्रेट सॉल्ट यानी कि जिनके अंदर नाइट्रेट आयन हो, NO3 माइनस, नाइट्रेट सॉल्ट, ठीक है। नाइट्रेट सॉल्ट्स के अलावा अब जैसे पहले हम इनको कंसीडर करते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स कौन से होंगे सर? जो कैसे एसिड से बने हो, मतलब जिनका जो एसिडिक वाला पार्ट है, क्लोराइड मतलब Cl माइनस, और Cl माइनस एनायन, एनायन किससे आता है? प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, किससे आता है? एसिड से आता है। कैटायन किससे आता है बेटा? बेस से आता है, याद रखो बेटा इन बातों को, ठीक है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्लोराइड सॉल्ट हो गया। या फिर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने मान लीजिए एग्जांपल ले लिया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये कैसे सॉल्ट होगा? क्लोराइड सॉल्ट होगा।
तो बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही एसिड से बने होंगे ना, दोनों सेम ही एसिड से बने होंगे। ये भी HCl से बना होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन हुआ होगा तब NaCl आया होगा। जब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन हुआ होगा तब हमारा अमोनियम क्लोराइड आया होगा। राइट, आ रही है बात समझ में, है ना? हाँ। अब ऐसी अगर हम सल्फेट सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं तो सल्फेट सॉल्ट्स भी वो सारे सॉल्ट्स को कंपेयर मतलब एक ही फैमिली के अंदर ग्रुप कर देगा जो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हो। सेम एग्जांपल ले लो, सोडियम सल्फेट ले लीजिए Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट ले लीजिए CaSO4, या फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए MgSO4। राइट, ये सभी के सभी एक चीज इनके अंदर कॉमन है कि सल्फेट आयन है। अब सल्फेट आयन क्या शो कर रहा है कि ये सभी के सभी जो अलग अलग बेस से बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन सभी के सभी एक ही टाइप के एसिड से बने हुए हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट? राइट। अब नाइट्रेट सॉल्ट की बात करें, थोड़ा वो सेम ले सकते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए NaNO3, राइट, या पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए KNO3। अब ये देखो, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से बना होगा, यानी कि जब एक NaOH और HNO3 की जब रिएक्शन हुई होगी, NaOH और HNO3 की जब रिएक्शन हुई होगी, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट क्या आया होगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और साथ में वाटर। याद है प्रीवियस वीडियो में बोला है कैसी रिएक्शन होती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, जब एक बेस और एक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही हो। अब अगर हमें KNO3 देखना है तो KOH ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में रिएक्ट कराइए नाइट्रिक एसिड को, अगेन ठीक है, क्या बना के देगा KNO3 और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। राइट, तो अब देखो ना, ये दोनों ही सॉल्ट सेम ही एसिड से आ रहे हैं। राइट, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रेट फैमिली है। फ्लोराइड फैमिली हो गई, सल्फेट हो गई, नाइट्रेट हो गई, ऐसी और भी फैमिलीज हो सकती हैं, कार्बोनिक फैमिलीज भी हो सकती हैं जिनके अंदर कार्बोनेट आता है, कार्बोनेट फैमिली बोल सकते हैं उनको, कार्बोनेट सॉल्ट बोल सकते हैं, जो कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करके बन रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन रहा होगा? अब देखो चीजों को थोड़ा खुद भी अपने आप भी लिखने की कोशिश करो। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉल्ट पे है, ठीक है, ना एसिड है ना बेस है, तो पता चल रहा है, क्योंकि अगर एसिड होगा तो H+ दिख रहा होगा, बेस होगा तो OH- दिख रहा होगा, बट ऐसा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर वो सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम किससे आया होगा? कैल्शियम क्या है? Ca2+, है ना? कैल्शियम किस फॉर्म में होता है? आयन Ca2+, पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन बोलते हैं, और कैटायन किससे आता है? हमेशा बेस से। तो यानी कि यहाँ पर बेस कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या बचा? कार्बोनेट बचा, CO3 2-, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? एनायन, और एनायन किससे आते हैं? हमेशा एसिड से। तो अब दिमाग लगाओ, CO3 2- आयन अगर किसी एसिड से आएगा तो किससे आएगा? कार्बोनिक एसिड से। आई बात समझ में? ये चीजें खुद भी जब सीखोगे, उन एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करिएगा जो लास्ट वीडियो में बताई थी 2.13 2.14, उनमें देखो बहुत सारे सॉल्ट के नाम है, उन चीजों को करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। खाली वीडियो को देखना इज नॉट इनफ, ठीक है, चीजों को खुद भी रिवाइज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी खोलकर देखनी पड़ेगी, एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, इंटेक्स क्वेश्चन देखिए, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं बार बार सभी वीडियोस में बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर देखो। यू डोंट नीड टू बाय दैट बुक। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर एक हेड होता है रिसोर्स नाम का, रिसोर्स पे अगर आप लेके जाओगे अपना एरो लेके जाओगे तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको एग्जाम्पलर नाम का एक वो दिख जाएगा, क्लिक करो, पूरा एक नया पेज खुलेगा, उसमें देखो अपनी क्लास 10th का साइंस का एग्जाम्पलर का सारे चैप्टर्स वाइज डाउनलोड कर लो, जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं, और आप प्रैक्टिस करो। गुड। अब मैंने आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में बताया, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में है नहीं एनसीईआरटी वाइज भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट। ऑल्दो पीएच ऑफ सॉल्ट हमने जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी तब भी मैंने आपको समझाया था, तो इसलिए एक बहुत जल्दी से पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने तब भी आपको उसके बारे में बताया था। तो अब हम एक बहुत जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेंगे खाली कि पीएच ऑफ सॉल्ट्स का हमें कैसे पता चलता है। देखो, अब मैंने बताया था कि सॉल्ट कैसे बन रहा होता है, भाई आयनिक सॉल्ट्स बनते हैं, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो अगर हम सॉल्ट बोल रहे हैं तो 99% मतलब वो आयनिक कंपाउंड है। कैसे बन रहा होगा? जब एक एसिड रिएक्ट करेगा एक बेस के साथ, सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है, राइट, सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है, राइट। अब होता क्या है, अब ये सॉल्ट के पेरेंट्स कौन है? भाई एसिड और बेस। तो इसका नेचर कैसा होगा, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो भी कौन डिसाइड करेंगे? यही दोनों डिसाइड करेंगे, राइट। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं बता दूं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड Fa मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, Sb यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट के केस में पीएच की वैल्यू क्या होगी बेटा? 7। क्या होगी? 7।
ऐसी केस में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं पहले वीक वाले दोनों केस ले लेते हैं। अगर वीक एसिड है और अगर वीक बेस है, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो इस केस में दोबारा से हमारा जो सॉल्ट आएगा वो न्यूट्रल आएगा, और न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू 7 होती है। अब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है एस और हमारा वीक बेस है, तो इस केस में अब हमारा जो सॉल्ट आएगा एसिडिक होगा और उसके पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी। राइट, आ रही है बात समझ में? ठीक है, कोई नहीं पूछेगा कि बताओ एग्जैक्ट पीएच वैल्यू बताओ, नहीं वो नहीं निकाल सकते हैं, वो नहीं निकाल सकते हैं। वो पीएच रेंज पूछ रहा है, लेस देन 7 इज अ पीएच रेंज, राइट? इट कैन लाई बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 0 एंड 7, राइट? ओके, अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगर हमारा वीक एसिड है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सभी वीक एसिड है, पीछे की वीडियोस देखो, चीजों को रिवाइज करो, आ जाएगा। तो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब वीक एसिड होते हैं। अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 स्ट्रॉन्ग बेस। आ रही बात समझ में? मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये 4 होते हैं, ये 4 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इनके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी वीक बेस होते हैं। तो सर इन केस में स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ले रहे हैं इस केस के अंदर, तो हमारा जो सॉल्ट आएगा वो बेसिक आएगा, और उसका जो पीएच की वैल्यू होगी वो अपने आप कैसी हो जाएगी? ग्रेटर देन 7। आ गई बात समझ में? बोलिए सर, आ गई बात समझ में? वीएच की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 7। चलो जी, आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, राइट? अब सर हम मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिस पार्ट को मैं इस चैप्टर का एक एक्चुअल पार्ट मानता हूँ कि सच में ये एक नई नॉलेज ऐड करेगा। अभी तक आपने जो चीजें देखी वो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होता है, आपको पता होता है कि जो एसिड्स हैं वो सॉर इन टेस्ट हैं, बेसिस हैं वो बिटर इन टेस्ट हैं, H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, OH- आयन रिलीज कर रहे हैं। तो आपने उन चीजों का कुछ ना कुछ ग्लिम्स अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर जरूर लिया होता है। लेकिन अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत डिटेल में सारी बातें एनसीईआरटी में बताई हैं। एनसीईआरटी को अगर आप इस टॉपिक्स के लिए रेफर करते हो, इन वाले इस टॉपिक के लिए जो स्पेसिफिकली जो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, वो आपको काफी फ्रूटफुल रहेगा। अब जो हेडिंग है वो हेडिंग है बेटा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्या हेडिंग है बेटा? हमारी जो मेन टॉपिक अब हमारा चलेगा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। मतलब कि कॉमन सॉल्ट क्या है बताइए? कॉमन सॉल्ट होता है बेटा NaCl, राइट? इसको बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट NaCl। क्या नाम है बेटा इसका? केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम है बेटा इसका सोडियम क्लोराइड, राइट? केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड, इस सॉल्ट से हम बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बना रहे होते हैं, वो हमें सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी होगी। एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, NaOH जिसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अपना बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब चीजों को करते हुए चलेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा और टॉपिक होगा जो होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक देखनी है। देखो सर, आ जाओ। अब बात करें सर NaCl की, तो NaCl सोडियम क्लोराइड टाटा सॉल्ट आता है सर, आप सभी को पता होगा। नॉर्मली इंडिया में सबसे ज्यादा उसी की सेल होती है सर। तो वो केमिकली वो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड। और अगर हम इसके लिए एक रिएक्शन देखें तो आपको देख के पता भी चल रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराओगे तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट, राइट? तो ये एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जिससे हम सॉल्ट बना सकते हैं। पर बात यह है कि सर हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे बनाने की, हमें इतना ज्यादा काम करने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? बड़े बड़े ओशन हैं, यानी कि उनके अंदर जो ओशन है, बहुत बड़े बड़े महासागर जिन्हें कहते हैं सर, ठीक है? अब इन ओशंस के अंदर जो वाटर होता है वो सलाइन होता है। सलाइन का मतलब क्या होता है? इनके अंदर हाई सॉल्ट कंटेंट हो। और वो सॉल्ट कौन सा होता है? खाली NaCl होता नहीं, NaCl के अलावा भी बहुत बहुत सारे उनके अंदर मिनरल आयंस होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो मेन काम की चीज है वो तो NaCl है, ठीक है? तो अब इसी सी वाटर को, यानी कि ओशन वाटर यानी कि सी वाटर, दोनों सेम चीज होती है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वहां डिटेल में नहीं जाएंगे। जो इसी सी वाटर को अगर आप इवेपोरेट करते हो, इसी सी वाटर को अगर आप इवेपोरेट करते हो तो नमक बन जाएगा सर, बहुत आसानी से नमक बन जाएगा। उसको थोड़ा सा फिर हम साफ साफ कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की एक टेक्निक होती है, सेपरेशन टेक्निक के नाम से आती है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक। उससे हम उसको साफ साफ करके फिर टाटा जी नमक के थैले में वो पैकेट में पैक करके आपके घर तक पहुंचा देते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो यानी कि हमें ये रिएक्शन तो करने की नीड ही नहीं है, ये रिएक्शन तो करने की नीड ही नहीं है ना, है ना? आपके घर में आता होगा एक रॉक सॉल्ट, काला नमक आता है, रॉक सॉल्ट काला नमक, है ना? वो कैसे होता है यस सर? वो सर। थोड़ा सा मतलब व्हाइट नहीं होता है, उसका थोड़ा डार्क रेड या ब्राउनिश सा एक शेड होता है।
तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है। बट ऐसा माना जाता है कि वो इम्प्योरिटीज भी हमारे लिए हेल्दी है, वो इम्प्योरिटीज भी हमारे लिए हेल्दी है, ठीक है। इसलिए उसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, काला नमक भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स अपेयरेंस। इट इज नॉट व्हाइट, इट इज सम अदर कलर, ब्राउन का एक शेड होता है, इसलिए उसे काला नमक कहते हैं। और उसकी माइनिंग होती है प्रॉपर सी बेड में से। सी बेड मतलब जो समुद्र का जो नीचे का जो तल होता है, जब समुद्र ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, जियोलॉजिकल पीरियड में मतलब कई हजारों करोड़ों साल जब निकल जाते हैं, समुद्र सूख जाता है कुछ रीजन में से, तो वहां पे जो समुद्र तल जो मिलता है नीचे पूरा का, जैसे सी बेड कहते हैं, वहां पर वो पूरा जो सॉल्ट होता है वो पूरा जमा हुआ होता है। फिर वहां से प्रॉपर उसकी माइनिंग करी जाती है, जैसे और मिनरल्स की माइनिंग होती है, ऐसी सॉल्ट की माइनिंग होती है। और उसके अंदर साथ में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, इसलिए उसका रंग प्रॉपर व्हाइट नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि उसमें माइनिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट एडअप हो जाती है, इसलिए आप देखना जो एक टाटा सॉल्ट का पैकेट आता है उसकी जो कीमत है वो अलग है, और जो ब्लैक सॉल्ट काला नमक या रॉक सॉल्ट जो होता है उसकी कीमत अलग होती है। अरे बात समझ में? उसकी कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है ना, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यानी कि एक चीज तो हमें समझ में आ गया, NaCl तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं HCl और NaOH। ये रिएक्शन तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि वाटर के अंदर पहले इतना ज्यादा सॉल्ट कंटेंट है। अरे ना बात समझ में? जब भी तो सारी परेशानी है, अगर वाटर का पानी भी रिवर के वाटर की तरह होता है, इसलिए हम रिवर वाटर को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बोलते हैं। बोलते हैं ना, फाउंटेन्स और इसका जो पानी होता है रिवर का फ्रेश वाटर बोलते हैं, क्योंकि हम उसे पी सकते हैं, वो साफ है, फ्रेश। और लेकिन इस पानी को हम नहीं पी सकते, अगर पियेंगे तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, बॉडी में इतना ज्यादा सॉल्ट कंटेंट हो जाएगा, सच में मर जाएंगे, बीमारियां इतनी हो जाएंगी, मर जाएंगे ऐसी। शायद बहुत कम समय भी ना पी पाए, शायद एक दिन भी पियेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। अब इसीलिए हमने क्या करा कि सर ये तो समझ में आ गया कि NaCl तो हम नेचुरली ले सकते हैं, अपनी नेचर से, ओशन से ले सकते हैं, लेकिन NaCl से हमें एक कंपाउंड बनाना था, अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी थी NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई इसका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रीज के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। और NaCl हमारे पास भरपूर मात्रा में, इतने बड़े बड़े ओशन है यार, करते रहो इवेपोरेट NaCl, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, काम होता रहेगा। अरे ये बात समझ में? तो हमें NaOH चाहिए था, तो हमने दिमाग लगाया, हम तो है साइंस वाले, हमारा तो दिमाग बहुत तेज चलता है। तो हमने दिमाग लगाया कि भैया चलो उल्टा रिएक्शन करते हैं। कैसा रिएक्शन करते हैं? उल्टा। अब देखो उल्टा रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पर पहले मैंने क्या लिख रखा था? NaCl प्लस H2O, ठीक है। मैं इसको क्या बोलूंगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बोलूंगा बेटा मैं इसको? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जहां भी एक्वस वर्ड आता है उसका क्या मतलब होता है कि पानी के अंदर हमने उसका सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। ये अभी एरो है, जानबूझ के एरो की डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे बोला कि बन रहा है NaOH और साथ में H प्लस और Cl माइनस। HCl को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। HCl को HCl ना लिखकर मैं H प्लस और Cl माइनस की तरह लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया ऐसे एरो, और यहाँ पर ऊपर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या लिखा? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक या लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज की तोड़ाई करना, तोड़ना किसी चीज को। तो हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। और ध्यान से देखो क्या मिल रहा है हमें? NaOH। क्या मिल रहा है? NaOH। क्या मिल रहा है? NaOH मिल रहा है। इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। एक्चुअली हम क्या लेते हैं, हमारे पास पहले से बहुत सारा सोडियम क्लोराइड है, मतलब जो सॉल्ट वाटर है वो हमारे लिए ब्राइन ही तो हो गया, जो सी वाटर है, सॉरी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन हो गया वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सी वाटर को लेते हैं, उसको एक बड़े से बॉक्स में डालते हैं। मान लीजिए ये हमारा पूरा एक बहुत बड़ा सा एक इलेक्ट्रोलाइजिंग कंटेनर हो गया ये हमारा। इसके अंदर हमने लगा दी 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या लगाई हमने? 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड्स किसकी है? मान लीजिए अमीर है, हम प्लैटिनम की लगा देते हैं। किसकी लगा रहे हैं? प्लैटिनम की, ठीक है। लगा सकते हैं, प्लैटिनम की लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। प्लेटिनम तो यहाँ पर हमने ये नीचे एक आता है। इलेक्ट्रोड ले लिया। अब ये हमने लगा दी बीच में बैटरी। क्या लगा दी बेटा? बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ से कनेक्ट करा, यहाँ पे मान लीजिए बीच में की है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से, ठीक है। जो लॉन्ग बार होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो शॉर्ट बार होता है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बेटा? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। अब यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? ब्राइन सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, उसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो होगा क्या, पानी के अंदर NaCl भी ना कुछ इस तरीके से डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता होगा, Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। और पानी तो है ही अपना भाई बढ़िया, ठीक है, पानी तो है ही अपना भाई बढ़िया। आ रही है बात समझ में या नहीं?
पक्का आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अब आपने कर दिया स्विच ऑन, देखो बीच में डॉट लगा रखी है, इसका मतलब क्या है, की क्लोज है, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट बहना शुरू, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करेगा नहीं करेगा, कर देगा ना स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना, ये जो Cl माइनस आयन है, ठीक है, ये जो Cl माइनस आयन है, अब ये जाना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स एनोड। कहाँ जाना स्टार्ट करेगा? टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्या करेगा ये? टूवर्ड्स एनोड। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि एनोड पे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो देखो एनोड पे कुछ इस तरीके का केमिकल रिएक्शन देखा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दो क्लोरीन आयन मिले, उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे। देखो इस पे पहले माइनस का चार्ज है ना, अगर मान लो इस पे खाली मैं ऐसे ही लिखता हूँ, अभी इस पे दोबारा लिख दूंगा Cl माइनस, Cl का माइनस क्या शो कर रहा है, ये क्लोराइड एनायन है। क्या है बेटा? ये क्लोराइड एनायन। और -1 का चार्ज है ये। -1 का चार्ज कब आता है? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब कोई कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो Cl माइनस ले लिए, 2 Cl माइनस ले लिए, तो 2 Cl माइनस ने क्या करा, मिलकर दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और उन दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से Cl2 बन गया। ठीक है, अब होता क्या है, बच्चों को लगता है कि सर Cl माइनस इधर आया एनोड पर, Na प्लस उधर चला जाएगा। नहीं, नहीं, रेस है सर ये भी जिंदगी की। जो H2O होता है ना, वो भी ऐसे नहीं रहता। H2O भी एक्चुअली में देखा जाए तो ये OH माइनस और H प्लस की तरह डिसोसिएट हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है? OH माइनस और H प्लस की तरह, OH माइनस और H प्लस की तरह। ठीक है ना? अब होगा क्या, अब Na प्लस और H प्लस के बीच में रेस है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? केटायन। कैसे हैं? केटायन। पॉजिटिव चार्ज जिन आयंस के ऊपर है बेटा, वो केटायन है। पॉजिटिव चार्ज जिन आयंस के ऊपर है वो क्या है? कैटायन है। तो इन दोनों के बीच में रेस है, और रेस में जो जीतता है वो कौन जीतता है? H प्लस जीतता है। H प्लस यहाँ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए दो H प्लस आयंस जा रहे हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज करे थे, वो ये दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर, ये गेन कर लेंगे, और ये बना देंगे हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन कहाँ हो रही होगी? ये रिएक्शन हो रही होगी एट कैथोड। मैं जो ऊपर लिखना चाहिए था, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे बच्चे। ठीक है, एट कैथोड। अब क्या बचा? अब बचा Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? तो Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना रहे होते हैं? NaOH बना रहे होते हैं। और ये कहाँ मिलता है बेटा हमें? नियर कैथोड। कहाँ मिल रहा होता है बेटा? नियर कैथोड। आई बात समझ में? इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, मतलब देखो एक इसका नाम तो ये हो गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। पहला नाम क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इसका एक नाम और है बेटा, इसका हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं क्लोर? इसलिए क्योंकि क्लोरीन गैस मिल रही है हमें, राइट? देखो क्लोरीन गैस मिल रही है। एल्कली, एल्कली वर्ड क्या होते हैं? बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, राइट? तो बेटा यहाँ पर एल्कली क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इस प्रोसेस के प्रोडक्ट के बेसिस पर हमने इस पूरे प्रोसेस का एक क्या नाम रख दिया? क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या बनाया बेटा? इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने बनाया अपना NaOH, क्लोरीन गैस, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस। आ गई बात समझ में कि हम कैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यूज करके अपना कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये जो पूरा प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसके इतने सारे जो ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनका बहुत अच्छा यूज है। आप अपनी एनसीईआरटी में, मैं देखिए मैंने एनसीईआरटी खोली हुई अपने फोन में, फिगर 2.8 अगर आप देखेंगे, फिगर 2.8, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला केमिकल है जो हमने बनाया है कॉमन सॉल्ट से। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नीचे यहाँ पे बता रखा है कि कैथोड पर हमें क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, क्लोरीन गैस हमें मिल रही है, एनोड पर मिल रही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस हमें कहाँ मिल रही है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस हमें मिल रही है अपने नियर कैथोड। अब उसके नीचे पर्टिकुलरली उनके यूजेस भी बता रखे हैं, जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है वो फ्यूल्स और मार्गरीन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। मार्गरीन एक तरीके का बहुत बहुत सस्ता और बहुत खतरनाक घी होता है, इसलिए आपकी मदर कहती है कि कभी भी जो फास्ट फूड वगैरह भी खाते हो तो वो अच्छी जगह से खाया करो, क्योंकि ये लोग क्या यूज करते हैं, ये इतने घटिया घी यूज कर लेते हैं मार्गरीन नाम के। आ रही है बात समझ में? और ये हाईली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जम जाते हैं, फिर हम मोटे हो सकते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा ओबीस हो सकते हैं हम, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए, तो फ्यूल्स, मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, क्लोरीन गैस आप सभी को पता होगा, कभी आप स्विमिंग पूल वगैरह जाए, कभी अगर वाटर पार्क जाए, तो क्लोरीन का मतलब क्लोरीन गैस का उसके अंदर क्लोरीन बहुत ज्यादा ऐड करा जाता है, क्योंकि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह किल कर सकता है। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं क्लोरीन गैस को। स्विमिंग पूल्स, अरे इन्होंने भी बोल दिया। पीवीसी, पीवीसी एक तरीके का पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ठीक है ना। जो हमारे घर के अंदर बाथरूम फिटिंग्स जो होती हैं, अंडरग्राउंड जो पाइप्स होते हैं, वो सारे पीवीसी के पाइप्स होते हैं। डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी, ये गैसेज होती हैं जो कूलेंट गैसेज होती हैं, पहले यूज करी जाती थी रेफ्रिजरेंट्स और फ्रीजर्स वगैरह के अंदर, ठीक है ना, डीप फ्रीजर्स वगैरह के अंदर यूज करी जाती थी, एसीज के अंदर यूज करी जाती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया कि जो ये गैसेज होती हैं बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स के अंदर भी क्लोरीन यूज होता है। एनएओएच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स, इनको बनाने में ये काम आ रहा होता है। उसके बाद देखो अब दोनों के कंबाइंड यूजेस भी बता रखे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के, तो कंबाइंड यूज हो गए, इन दोनों को क्या बनाते हैं मिलाकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड हम बना सकते हैं। अलॉन्ग विद इट हम स्टील क्लीन कर सकते हैं, क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, इन सारी चीजों में ये यूज हो रहा होता है। फिर जो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिलाकर एक ब्लीच बनती है, ये ब्लीच अलग है, और जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, वो दोनों अलग है, ठीक है। इस ब्लीच के अंदर हाउस होल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक, मतलब ब्लीच का, वैसे ब्लीचिंग का मतलब होता है सफेदी लाना, व्हाइटनेस ऐड करना, ठीक है। व्हाइटनेस ऐड करना, आ गई बात समझ में। तो आपके लिए सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये फिगर 2.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये जितने भी यूजेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इन्हें बैठ के लर्न करो, नोट्स बना लो, नहीं, बस एक दो बार गो थ्रू कर लेना, एक दो बार अभी कर लो, एक दो बार फिर पेपर से पहले कर लेना, 2 तारीख को पेपर है, 1 तारीख को कर लेना। ओके, आगे बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हमने सबसे पहला अपना केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट कर लिया, राइट। सबसे पहला केमिकल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट कर लिया। आ जाओ एक दूसरा देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दूसरा कौन सा सॉल्ट देख रहे हैं बेटा हम, ब्लीचिंग पाउडर। अब जब हम ब्लीचिंग पाउडर की जब हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर इसी प्रोसेस के अंदर, क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर हमें गैस मिली है, क्लोरीन गैस, राइट। कहां मिली है हमें, ये एट एनोड। ये चीजें याद रखने की है। अगर आप इसे ड्राई स्लेट लाइम से पास कराओ, ये क्या है बेटा, स्लेट लाइम है हमारा, राइट। स्लेट लाइम है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम टेस्ट करते हैं तो भी हम स्लेट लाइम को यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ड्राई फॉर्म में लेना है, ड्राई मतलब पाउडर्ड फॉर्म में, चूना, जैसे जो चूना होता है वो, ठीक है। तो अगर आप इसको पास कराओगे तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोल रहे हैं बेटा, बेटा इसको हम बोल रहे होते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसी का कॉमन नेम जो होता है, जो हम इंडस्ट्रीज वगैरह में इसे बोलते हैं, वो बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो फॉर्मूला हमने लिख दिया CaOCl2, असलियत में ये फॉर्मूला होता ही नहीं है, खाली एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबॉलिक फॉर्मूला, छोटा सा। असली फॉर्मूला तो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7, पी ब्लॉक के नाम का, उसके अंदर फिर आप क्लोरीन कंपाउंड, ये क्लोरीन कंपाउंड हो गया ना एक तरीके से, तो उसमें जब आप पढ़ोगे क्लोरीन कंपाउंड, तो आप इसका पूरा नाम, पूरा केमिकल फॉर्मूला देखोगे, और वो पता चलेगा कि वो तो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। लिखने बैठोगे तो इतना ज्यादा, इतना लंबा आएगा पूरा केमिकल कंपोजिशन उसका, ठीक है ना। चलिए, तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट एवरीवन। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। सो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है, मैंने भी बताया था ड्राई स्लेक्ड लाइम। सो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो एक्चुअल जो उसका कंपोजिशन है वो काफी अलग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अभी नहीं बताया जाता है, मैंने अभी आपको बताया भी, वो आप क्लास 12 में पढ़ोगे अगर आप साइंस लेते हो आगे, ओके। उसके अलावा ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्लोरीन प्लस स्लेट लाइन गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर, राइट, ओके। तो हमारा यहाँ पर दूसरा सॉल्ट भी कंप्लीट हो गया, ओके डन। चलिए, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की, ब्लीचिंग पाउडर तो हमने देख लिया, लेकिन इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यूजेस कहीं से भी देखने हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी से देखने हैं। अरे बात समझ में, कुछ किसी के नोट्स मत देखो, एनसीईआरटी खोलो आराम से चुपचाप से और देख लो। पहला यूज क्या बता रहे हैं बेटा, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी कपड़ा होता है बेटा, कॉटन लिनन, इनकी भी व्हाइटनेस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। आ रही है बात समझ में, कभी भी आप किसी भी होटल को विजिट करो, यू विल ऑब्जर्व कि वहां पर हमेशा व्हाइट टॉवल, व्हाइट क्विल्ट, व्हाइट बेडशीट, यही सारी चीजें होती हैं, क्यों, क्योंकि एक तो वो प्योरिटी का साइन होता है कि भैया सब चीजें बहुत क्लीन है। तो इवन लॉन्ड्री में जाते हैं सारे होटल से, तो वो सारी चीजें हमेशा व्हाइट ही रहती हैं। कैसे व्हाइट रहती हैं, उन्हें नॉर्मल डिटर्जेंट के साथ साथ ब्लीच भी करा जाता है। ब्लीचिंग का मतलब ही होता है सफेदी लाना, व्हाइटनेस ऐड करना।
ओके, तो यहाँ पे इसका पहला यूज समझ में आ गया। ये जो क्लासमेट के जो रजिस्टर्स आते हैं इतने गोरे गोरे व्हाइट व्हाइट दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो वुड पल्प को बहुत ज्यादा ब्लीच करते हैं, इसलिए क्लासमेट का पेपर महंगा है, क्योंकि उसकी व्हाइटनेस ज्यादा होती है, तो उन्हें ज्यादा केमिकल यूज करना पड़ता है। कौन सा केमिकल? ये वाला, ब्लीचिंग पाउडर। उसके अलावा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें। तो यहाँ पर आप देखो इसके फॉर्मूले में, अगर हम ये सिंपल फॉर्मूला भी कंसीडर करें, इसके अंदर भी ऑक्सीजन आ रहा है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं यानी कि अच्छे से। अदर देन दिस, लास्ट एक है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है, तो इसलिए हम इसको ड्रिंकिंग वाटर को फ्री ऑफ जर्म्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग। तो अब यहाँ पर हमने दो सॉल्ट्स कंप्लीट कर लिए, राइट। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कैसे बना रहे हैं, वो केमिकल वो केमिकल कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखा हमने। अब फिर हमने एक और केमिकल को देखा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को, राइट। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? चलो एक सॉल्ट और करते हैं बस, ठीक है, इस वीडियो में एक थर्ड सॉल्ट और कर लेते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। आ जाओ, अब बात करते हैं थर्ड केमिकल की, दैट इज बेकिंग सोडा। देखो जब तक सब्जेक्टिव एग्जाम होता था ना, तब तक इस क्वेश्चन के लिए क्लू होता था, टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा, ठीक है, टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा। होता क्या है बेटा, ये जो बेकिंग सोडा होता है, ये अगर किसी भी फ्राई वाली चीज को आपको बनाना है ना, कचौड़ी, ठीक है, समोसे, पकौड़ियाँ, तो इनको ना, इनकी क्रिस्पीनेस बढ़ा देता है ये बेकिंग सोडा। सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम का कंपाउंड होता है, इसलिए सोडियम सॉल्ट बोलते हैं। टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा, बच्चों को हम यही, सभी बच्चों को ऐसे ही बताते हैं, सारे टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि जैसे ही टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा दिखे समझ जाना बेकिंग सोडा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेकिंग सोडा की बात हो रही है। ओके, तो ये हमारे किचन का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जब भी अगर आप सभी की मम्मी को या मेरी मम्मी को कचौड़ियाँ बनानी है या फिर समोसे बनाने हैं, पूड़ी वगैरह में यूज नहीं करते इसको, ठीक है, पूड़ी वगैरह में यूज नहीं करते, ठीक है, तो उसके अंदर हम यूज इसे कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को। लेकिन एक पॉइंट बताना है, नाम में बेकिंग आ रहा है, लेकिन यूज कौन सी चीजों में हो रहा है? फ्राई करने वाली। नाम नाम क्यों आप बेकिंग लगा रहे हो? फ्राई सोडा करो ना इसको। नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकते। अब जिसने बनाया होगा पहली बार उसने बोल दिया हाँ, हम बेकिंग सोडा से एक और ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे बेकिंग मिक्स, वो बेकिंग पाउडर। क्या बोलेंगे? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन बेकिंग। आ रही है बात समझ में? इसको यूज करोगे तो कड़वा केक बनेगा। अरे ना बात समझ में? फिर आपकी मम्मी बोलेंगी जैसी तेरी जवान कड़वी ऐसी तरह केक कड़वा, तो इसे मत यूज करना। और क्यों यूज नहीं करना वो भी अभी देखेंगे, 1 मिनट बाद ही अभी आप देख लोगे इसी वीडियो के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो बेकिंग सोडा किस लिए यूज हो रहा है? फ्राई करने के लिए। देखिए एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज इज बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। और सर कभी कभार, जहां तक मुझे शायद उम्मीद है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि इसको शायद से ना खाने वाला सोडा बोलते हैं। दो अलग अलग होते हैं, खाने वाला सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, और शायद एक मीठा सोडा भी होता है, शायद वो बेकिंग पाउडर होता है। मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, धुंधली धुंधली सी कुछ यादें आ रही हैं कि हाँ कभी हलवाई ने कुछ ऐसा सामान मुझसे मंगवाया था जब मेरे घर में कभी बैठा था। तो आप भी अपनी मदर से जरा इसे क्रॉस चेक कर लेना, मेरे कहने से मत मान जाना। चलो जी, मेरे कहने से तो खाली वो मानो जो मैं पढ़ाई की बातें बता रहा हूँ। तो बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, तो बेकिंग सोडा को हम फास्टर कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं। कभी आप बाहर घूमने जाइए हिल स्टेशन वगैरह में, अगर आप वहां पर कोई भी पकौड़ी वकौड़ियाँ वहाँ बहुत चलती हैं, ठीक है, कचौड़ी समोसे बहुत चल रहे होते हैं सर्दियों में इन सारी चीजों को खाने का मजा ही अलग है ना। तो लेकिन वहां पर ना वो बहुत ज्यादा सेल होती है, उनकी बहुत ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा यूज करा जाता है बेकिंग सोडा। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर हम बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, देखो ये किस किस चीज से बन रहा है, NaCl, वाटर, ठीक है जी, साथ में हम ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ले लेंगे हम अमोनिया। अब चार तो इसके सर रिएक्टेंट हो गए। क्या क्या हो गए सर इसके? चार तो रिएक्टेंट हो गए। इससे फिर अब ये दो चीजें बना के देगा, एक तो हमें बना के देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मैंने अपनी पीछे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहे होते हैं, और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। हमारा मेन कंपाउंड जिसपे हमें ध्यान देना है वो तो ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, ये है हमारा मेन चीज। सोडियम कार्बोनेट ये तो इसका केमिकल नेम है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो वो क्या है बेटा? कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा। क्या है बेटा इसका कॉमन नेम? बेकिंग सोडा। अमोनियम क्लोराइड है, बाय प्रोडक्ट है, मतलब हमारे अभी काम की चीज है, हम इस पर फोकस करेंगे। आप ध्यान से देखो,
इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, इस रिएक्शन के अंदर पहले कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है आपस में रिएक्शन में कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो जाके सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो कार्बोनिक एसिड बन रहा होगा H2CO3 वो वीक एसिड होगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्ट होता है उसका नेचर होता है बेसिक, और उसकी पीएच की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये जो बेकिंग सोडा है ये कैसा होता है बेटा, ये होता है थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जब मैं आपको इसके यूजेस पढ़ाऊंगा तो यू विल सी कि क्योंकि ये बेसिक होता है तो इसको हम बेसिक नेचर की वजह से किन किन चीजों में हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब देखो मेरी बात सुनो जरा। अब होता क्या है, मैंने क्यों कहा कि आप इसे बेकिंग में यूज मत करना भैया? मैंने बेकिंग में यूज करने के लिए इसलिए मना करा, बेकिंग का मतलब क्या हो गया, सिंपल हीटिंग। देखो फ्राई करना और बेक करना ये दोनों अलग चीजें होती हैं। जब आप फ्राई कर रहे हो तो वो ऑयल के अंदर होता है। अगर आपने मान लीजिए पूड़ी बनानी है तो पूड़ी का जो हिस्सा, पूड़ी की दो साइड हो गई, एक ऊपर एक नीचे, पूड़ी का जो हिस्सा ऑयल के अंदर होगा वही फ्राई हो रहा होगा, ऊपर वाला नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑयल ऊपर से डालते हैं या फिर उसको पलटते हैं, यही तो होता है। लेकिन हीट आप ओपन एयर में कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, साथ में वाटर भी बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। अब ये अगर आप सिंपल, अगर इसे आप हीट कर दोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर। कैसा होता है, बिटर। और ये बिटर तो हो गई, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सब कैसे हैं, बेसिक हैं। कैसे हैं, बेसिक हैं। पहली क्लास में बताया, पहली वीडियो जाके देख लो कि अगर हम टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, तो एसिड कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो भैया यहाँ पे ये खुद भी कड़वा है, इसने जो हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनाया वो भी कड़वा है। तो यानी कि अब मैंने डबल प्रूफ कर दिया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? अगर आप कभी भी मान लीजिए बाहर से कुछ फ्राई वाली चीज लेके आते हैं, पकौड़ी समोसे कचौड़ी, और उसे थोड़ा सा टाइम रख दिया आपने, रात को लाए सुबह खा रहे हो, गर्म करके खाओगे तो कभी कभार थोड़ा सा कड़वा सा कुछ टेस्ट आता है। वो हमें लगता है वो ऑयल की वजह से वो कड़वापन है, नहीं, वो ऑयल की वजह से कड़वापन नहीं होता, होता किसकी वजह से बेटा, इसी बेकिंग सोडा की वजह से। क्योंकि हम उसे फ्राई थोड़ी ना करेंगे, हम तो माइक्रोवेव में रख के हीट कर रहे होंगे उसे, राइट? यही तो करते हैं हम। और वो हीट करने की वजह से थोड़ा बहुत उसके अंदर जो बिटरनेस आती है वो ऑयल की वजह से नहीं होती, वो किसकी वजह से होती है, बेकिंग सोडा की वजह से। क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? अब देखो ये तो था इसके बारे में सिंपल सी कहानी। अब हम इसके ना यूज को देखें।